Hello everyone, welcome back. So today we are going to begin with a new portion that is Indian development wala, and we will be simultaneously doing the macroeconomics ka portion, and I will be simultaneously giving you the Indian development ka portion bhi. ठीक है? Today we are going to start with the Indian economy on the eve of independence. कि independence के time पे क्या system था, how was the situation of economy and all those things, and in which today we are going to cover these topics. सबसे पहले अपन देखेंगे कि कैसे इतना एक्सप्लॉइटेशन बढ़ गया, इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स क्या थे उस टाइम पे, व्हाट वाज द एक्चुअल सिचुएशन, एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, देन एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या हाल था, इंडस्ट्रियल सेक्टर का, फॉरेन सेक्टर का. ये 5 चीजें आज अपन कवर करने वाले. सो बी वेरी कंसिस्टेंट फॉर द फ्यू मिनट्स, एटलीस्ट 10-12 मिनट की वीडियो है. ठीक है, अभी सबसे पहले देखते हैं कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन का क्या सीन था, वहां पे क्या चल रहा था, व्हाट वाज हैपनिंग, वो लोग का क्या स्ट्रैटेजी थी. ठीक है, तो अभी उन लोगों के एक्सप्लॉइटेशन में 3 चीजें आती हैं. सबसे पहले तो ये कि वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत मचा रखा था उन लोगों ने. उसके बाद में इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर की बच चुकी थी बिल्कुल. देन फॉरेन ट्रेड का भी बहुत खतरनाक हाल था कि बहुत चीजें खराब हो चुकी थी, इररिस्पेक्टिव ऑफ हैविंग गुड थिंग्स, फिर भी जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एक्सप्लॉइटेशन थिंग्स वर नॉट इन अ गुड प्लेस. नाउ सबसे पहले लेट्स सी दी एग्रीकल्चर सेक्टर. सी वहां पे सिस्टम ये था कि जमींदारी सिस्टम लागू कर दिया गया था. अभी जमींदारी सिस्टम में क्या होता था कि देयर वर 3 कैरेक्टर्स. ठीक है, सबसे पहले तो एक गवर्नमेंट, और दूसरे थे मीडिएटर्स जो जमींदार थे वो. ठीक है, यू कैन टेल देम ओनर्स. ठीक है, और यहाँ पे थे टिलर्स जो लोग एक्चुअल में मेहनत करते थे और जिनको कुछ मिलता नहीं था. अभी ये सिस्टम ये इस तरीके से चलता था. ठीक है, ये क्रोनोलॉजी इस तरीके से थी. टिलर्स जो थे वो इनको कम्युनिकेट करते थे, इनको पैसा देते थे, इनको सामान देते थे, और जो भी सॉइल वगैरह है जो भी अच्छे से उनको ग्रोथ करके देनी है ये लोग देते थे इनको, और ये वापस गवर्नमेंट तक पैसा पहुंचाते थे. अभी व्हाट हैपेंड, एक्सप्लॉइटेशन था यहाँ पे. ये लोग थे ब्रिटिशर्स. एक्सप्लॉइटेशन था यहाँ पे जहाँ पे ये लोग इन लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे. ओनर्स वाज एक्सप्लॉइटिंग द टिलर्स, दे वर चार्जिंग देम मुंह मांगी प्राइजेस वो लोग ले रहे होते थे उनसे. अभी वो लोग इतने मजबूर थे कि दे हैव टू पे देम. तो अभी ये लोग अपनी यहाँ पे मजे कर रहे हैं, अपनी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं यहाँ पे, और जितना भी जो सामान जो पैसा डेवलपमेंट में जाना चाहिए था एग्रीकल्चर के, वो यहाँ वो अपनी रिचनेस बढ़ाए जा रहे हैं, अपनी लग्जरी को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं. एक्सप्लॉइट हो रहे थे टिलर्स जो कि मेन कैरेक्टर में थे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, और गवर्नमेंट को उनका पैसा मिल रहा था, तो देवर नॉट कंट्रीब्यूटिंग और इंटरफेयरिंग एनीथिंग. तो बचा मतलब, तो इस तरीके से क्या हुआ, एक्सप्लॉइटेशन बढ़ गया ब्रिटिशर्स का, और एग्रीकल्चर सेक्टर वाज इन मतलब बिल्कुल अपने डाउन पे चला गया एग्रीकल्चर सेक्टर. ठीक है, तो ये सब सिस्टम चलने लग गया यहाँ पे. तो ये था जमींदारी सिस्टम जिसके कारण से एग्रीकल्चर बहुत एक्सप्लॉइट हो रहा था. अभी उसके बाद में इफ वी सी दी इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो उसका भी सीन कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था. ठीक है, बहुत ही प्रॉब्लम्स थी वहां पे, बहुत चीजें अजीब अजीब सी हो रही थी. लेट्स जस्ट सी दैट. सी व्हाट हैपेंड कि अभी यहाँ पे अपनी इंडिया में उस टाइम पे हैंडीक्राफ्ट वाज ऑन पीक. ठीक है, पर वो ही इन लोगों ने वही नर्व पकड़ी. ऐसा होता है ना कि जो आपका स्ट्रेंथ है वो ही हटा दो तो आप बिल्कुल वीक हो जाएंगे. तो ब्रिटिश डिड दैट द सेम विद द इंडियन इकोनॉमी. उन्होंने क्या किया, इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत हाई कर दी, सॉरी एक्सपोर्ट ड्यूटीज जो थी वो बहुत हाई कर दी हैंडीक्राफ्ट्स पे, बहुत हाई डिग्री पे. दे वर जस्ट टेकिंग द एक्सपोर्ट ड्यूटी ताकि हैंडीक्राफ्ट जो है वो सामान बाहर जा ना पाए. और साथ में उन्होंने क्या किया, बिल्कुल फ्री कर दिए ब्रिटिश गुड्स, एकदम उनका इंपोर्ट करने के लिए कोई ड्यूटी ही नहीं लगाई उन लोगों ने. तो इस तरह से क्या हुआ, डोमेस्टिक मार्केट तो डाउन हो गया, हम ज्यादा इंपोर्ट करने लगे बाहर की चीजें, बिकॉज उन पे तो कोई टैक्स नहीं था, और हमें जो बाहर भेजना है उन पे उन्होंने हाई टैक्सेस लगा दिए. तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक्सप्लॉइटेशन, दे स्टार्टेड डूइंग एक्सप्लॉइटेशन बाय डूइंग दीज थिंग्स. ये टैक्टिक्स है, जो अपनी स्ट्रेंथ है उनको कम कर दो और उनके पास में जो स्ट्रेंथ है उसको बूस्ट कर दो. तो दे डिड दैट ऑल्सो. उसके बाद में क्या हुआ कि अभी अगर आप फॉरेन ट्रेड देखो तो वहां पे भी बहुत लोचा था. सी वहां पे क्या हुआ कि आपकी टैरिफ पॉलिसी, जो टैक्सेशन पॉलिसी थी, उसमें उन लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर दिया. कैसे, सी जो हमारा रॉ मटेरियल है उसको भी बिल्कुल ड्यूटी फ्री कर दिया कि आप अपना इंडियन का रॉ मटेरियल जो भी है वो आप बाहर भेजो, बिल्कुल टैक्स नहीं लगाएंगे हम उस पर. ठीक है, फिर उन्होंने ऑन द अदर हैंड व्हाट डिड डू दैट कि उन्हीं रॉ मटेरियल से जो अपन ने बाहर भेजा है उसी रॉ मटेरियल का फाइनल गुड बना के वो लोग यहाँ पे इंडिया में इंपोर्ट करवाने लगे, और वो भी ड्यूटी फ्री. तो क्या हुआ कि यहाँ का डोमेस्टिक मार्केट बिल्कुल खत्म हो गया, और फॉरेन बाहर ब्रिटेन जो था वो डोमिनेट करने लग गया इंडियन की डोमेस्टिक मार्केट को भी, जहां पर अपन लोग एक्चुअल में देखा जाए तो बहुत एक्सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जस्ट बिकॉज वो लोग फाइनल गुड इंपोर्ट कर रहे थे
तो उस कारण से यहाँ का डोमेस्टिक मार्केट भी फॉरेन ट्रेड पे, बाहर की चीजों पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके की साइकिल उन लोगों ने चलाई, ट्रिक चलाई, और इस तरीके से फॉरेन ट्रेड भी एक्सप्लॉइट होता गया। नाउ वी विल सी हाउ वन बाय वन हाउ द features, what was the actual condition of the Indian economy. There was this first thing, स्टेगनेंट इकोनॉमी। अभी स्टेगनेंट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे बिल्कुल ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, स्टेगनेंट का मतलब ये होता है कि आपकी जो भी ग्रोथ है वो बिल्कुल रुक गई है, या फिर बिल्कुल खत्म ही हो गई है, या फिर बहुत स्लो हो गई है। यू कैन से इन दिस वे ऑल्सो। तो वहां पे ग्रोथ बिल्कुल स्लो हो गई, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर काम नहीं कर रहा है, आप बिल्कुल कई तरीके से एग्रीकल्चर ग्रोथ नहीं हो रही है, इंडस्ट्रियल सेक्टर ठप पड़ा है, लाइक दैट। तो उससे क्या हुआ कि पॉवर्टी हो गई। ठीक है, पॉवर्टी हो गई, साथ में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बिल्कुल खत्म ही हो गया। ठीक है, अभी आपका जो स्टैंडर्ड है, जिस स्टैंडर्ड के बेसिस पे आप रहते हैं, वो बिल्कुल खत्म हो गया, उनकी परचेसिंग पावर खत्म हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट रेज होने लग गया, एंड देयर वर सो मेनी अदर थिंग्स बिकॉज ऑफ द स्टैग्नेंट इकोनॉमी। नाउ बैकवर्डनेस बहुत आने लग गई इकोनॉमी में। व्हाई? बिकॉज लोगों के पास काम ही नहीं है, लोगों के पर कैपिटा इनकम खत्म हो गई उस कारण से। उसके अलावा बहुत ज्यादा हम लोग इम्पोर्ट्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए। व्हाई? एज आई सेड यू कि अपना रॉ मटेरियल जो है वो वहां जा रहा था, वहां अपन लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे उसको, लेकिन अपन तो डिपेंडेंट हो गए ना उनके भेजे हुए फिनिश गुड्स पे। तो वी वर वेरी डिपेंडेंट ऑन दी इम्पोर्ट्स जो अपन लोग उन लोगों पे कर रहे थे। अपना डोमेस्टिक मार्केट बिल्कुल खत्म हो चुका था। वो लोग फिनिश गुड जिस प्राइस पे वो लोग देंगे, अपन को उस प्राइस पे लेना पड़ेगा, इम्पोर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर हाईली डिपेंडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। राइट नाउ द एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, एज आई सेड कि यहाँ पे जमींदारी सिस्टम का बहुत चाल चलन था, और उस कारण से बहुत एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। तो एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस वाज आल्सो देयर इन द इकोनॉमी। देन द इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस वाज आल्सो देयर एज वेल। सी अभी क्या हो गया कि आपको मैंने जैसे बताया कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था वो पूरा वो लोग डोमिनेट कर रहे थे, मतलब ओनली इट वाज डोमिनेटेड बाय द ब्रिटिश पीपल। व्हाई? क्योंकि वो लोग मतलब 50 से 60% तो वो अपना तरीके से एक्सपोर्ट कर रहे थे, और वो डोमेस्टिक मार्केट को भी डोमिनेट कर रहे थे। सो इन दिस प्रोसेस इंडियन इकोनॉमी की बहुत गंदी तरीके से बची हुई थी बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। और ये सारे वो फीचर्स हैं। तो अभी आपको कैसे याद करना है? ऐसे याद करना है कि यार बहुत बची पड़ी थी, ठीक है, और बहुत हालत खराब थी। तो जितनी हालत खराब हो सकती है वो सारे पॉइंट्स आपको लिख देने हैं, तो इजीली आप याद कर सकते हैं इसको, एंड यू कैन एक्सप्लेन इट एज वेल। नाउ लेट्स सी द अदर एस्पेक्ट कि एग्रीकल्चर सेक्टर का एक्चुअल में क्या हाल हो रखा था। इन शॉर्ट वी हैव डन, अभी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं। सी व्हाट द प्रॉब्लम वाज कि बहुत लो प्रोडक्शन था। अभी लो प्रोडक्शन इसलिए था, बहुत बेसिक सी बात है, उस टाइम पे आपको पता है कि अभी इंडिपेंडेंस के टाइम की बात करें तो वहां पे हर कोई जो था वो रेनफॉल पे ही डिपेंडेंट था। ठीक है, अभी बारिश होगी तो हमें कुछ अच्छा करने को मिलेगा, और इस तरीके से देवर डिपेंडेंट ऑन दैट। कोई मशीनरी नहीं थी, कोई ट्रेडिशनल दूसरी टेक्निक्स नहीं थी उनके पास में जो वो फॉलो कर सकते थे। देवर ओनली हैविंग द डिपेंडेंसी ऑन द रेनफॉल। तो उस कारण से उनका प्रोडक्शन कम होता गया, क्योंकि उनके पास में टेक्निक्स नहीं थी। अदर देन दैट, अभी टेक्निक नहीं थी, प्रोडक्शन नहीं है, तो प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली लो हो जाएगी। उसके बाद में बहुत अनसर्टेनिटी थी। व्हाई? बिकॉज उनका प्रोडक्शन ही जब लो हो रहा है, वो डिपेंडेंट ही नेचुरल रिसोर्स पे डिपेंडेंट होंगे। आप सपोज अभी आप बोलेंगे कि मैं बाहर तब तक नहीं जाऊंगी तब तक बारिश हो रही है, तो अभी आप बारिश पे डिपेंडेंट हो गए हैं और आप बाहर नहीं जा पाएंगे। व्हाई? बिकॉज बारिश का रुकना आपके हाथ में नहीं है। जैसे कि ये कोरोना है, अभी आप क्वारंटीन है तो है, यू जस्ट कैन नॉट हेल्प इट, और लोग मर रहे हैं तो मर रहे हैं, वी जस्ट कैन नॉट हेल्प इट बिकॉज इट इज अ नेचुरल डिजीज, और इसका कुछ भी सॉल्यूशन अभी तक अपन को नहीं मिल पाया है। सिमिलरली इस कारण से अनसर्टेनिटी पड़ जाती है, तो वहां पर भी बहुत अनसर्टेनिटी थी। व्हाई? बिकॉज वहां पे प्रोडक्शन का कुछ अता पता नहीं था, हमारा बहुत प्रोडक्शन बहुत ही डाउन चला गया था, तो देयर वर अनसर्टेनिटी इन दैट। देन देयर वर लाइक छोटे छोटे लोगों के पास में छोटी छोटी जमीनें थी, छोटे छोटे फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स दे वर कैरिंग। सो उस कारण से क्या हुआ, उनकी जो कॉस्ट थी वो बहुत बढ़ गई थी, और वो लोग बिल्कुल भी बेयर नहीं कर पा रहे, अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे चीजों को प्रोडक्शन करना अच्छे से। तो उस कारण से भी एग्रीकल्चर का बहुत बुरा हाल हो रखा था। व्हाई? बिकॉज वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। अभी छोटी छोटी जगह पे, छोटे छोटे फ्रेगमेंटेड लैंड्स पे वो क्या ही मतलब सपोज आई गिव यू एन एग्जांपल, जैसे 4 लोग हैं, अभी 4 लोगों की 4 अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में जमीनें हैं। ठीक है, यही अगर उन 4 लोगों की एक जमीन ही होती और वो बड़ी जमीन होती तो प्रोडक्शन अच्छे से कर पाते। तो वो वाली कंडीशन वहां पर भी थी। लैंड होल्डर जो भी थे उनके पास में बहुत छोटी छोटी जमीनें थी, तो दे वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस गुड एंड इन अ प्रोडक्टिव वे।
नाउ द फिफ्थ वन वाज कि वहां पे जैसा कि मैंने बताया ब्रिटिश राज में लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, वो लोग जमींदारी सिस्टम चला रहे थे, बहुत सारे टैक्सेस ले रहे थे, बहुत एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे, तो उस कारण से भी एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत बुरा हाल हो रखा था. एंड नेक्स्ट सिक्स्थ वन इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग. अभी इसका मतलब ये होता है कि जो भी फार्मर्स थे ना, मतलब अपन ये नहीं बोलते कि हमारा बस रोटी कपड़ा मकान टाइप्स, फार्मर्स की वो हालत थी कि वो एकदम अपना गुजारा करने के लिए, अपना सर्वाइवल करने के लिए उतना ही पैसा कमा पा रहे थे, कि उतना ही प्रोडक्शन कर पा रहे थे जितना कि वो खा पी सके. वो मतलब बहुत डोमिनेंस था इस चीज का, सब्सिस्टेंस फार्मिंग का, जहां पर वो उतना ही प्रोड्यूस करते थे जितना वो खा सकते हैं. अदर देन दैट दे वर नॉट इवन एबल टू प्रोड्यूस. और वो इस चीज का इतना डोमिनेंस था वहां पे कि वो लोग शुरू ही नहीं करते थे, चाह ही नहीं रहते वैसा करना. तो दैट वाज आल्सो द थिंग. ठीक है. अदर देन दैट ये और एक चीज और हो गई कि ओनर्स और टिलर्स के बीच में बहुत गैप आ गया. अभी वो गैप कैसे आया, एज आई सेड यू, अभी जमींदारी वाले टॉपिक में भी आई सेड कि जो ओनर्स थे वो लोग मस्त अपनी लग्जरी लाइफ जी रहे थे, मस्त अच्छे से मजे से निकाल रहे थे. वो किन के पैसों पे, टिलर्स की पैसों पे. वो टिलर्स जो भी उनको प्रोड्यूस करके देते थे, या जो भी उनको सॉइल प्रोवाइड करा रहे होते थे, जो भी अच्छे से ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटी वो दे रहे होते थे, या पैसे भी, क्योंकि डोमिनेंस तो उनका ही था, तो जो भी उनसे उनको मिल रहा था, उन लोगों के बीच में बहुत गैप आ गया. बिल्कुल, वो उन लोगों ने इतना डोमिनेंट बिहेवियर दिखाया अपना कि उन दोनों के बीच में बहुत गैप आने लग गया. तो उस गैप के कारण भी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बहुत ही ज्यादा अफेक्ट हो गया. तो इस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर वाज अफेक्टिंग सो मच इन दैट पर्टिकुलर पीरियड. नाउ इफ वी सी द इंडस्ट्रियल सेक्टर कि वहां पर उनकी हालत क्या थी, तो एज आई सेड कि हैंडीक्राफ्ट जो था वो बहुत ही डिकेड हो रहा था. व्हाई? बिकॉज एज आई सेड यू इन वेरी इनिशियल मिनट ऑफ द वीडियो कि हैंडीक्राफ्ट जो था वो लीड में था, लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि उसकी ग्रोथ रोक दी. उन लोगों ने चीप प्राइस पे मशीनरी प्रोडक्ट्स निकाल के वो इंपोर्ट करवाना शुरू कर दिया. उस कारण से बहुत दिक्कत हो गई. नाउ मॉडर्न इंडस्ट्री की ग्रोथ थी वो भी उन्होंने रोक दी. गवर्नमेंट वाज ओनली फोकसिंग ऑन एनर्जी और दूसरे प्लांटेशंस पे गवर्नमेंट वाज फोकसिंग. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर पे कोई ध्यान दे नहीं पा रहा था. तो उस कारण से उन लोगों को बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ी. उन लोगों को बहुत डिस्क्रिमिनेशन देखना पड़ा. एज आई सेड यू इन इनिशियली दैट अभी डिस्क्रिमिनेशन कैसे, वो लोग अपना रॉ मटेरियल तो भेज रहे हैं, वो भी फ्री, ठीक है, अपन यहाँ से उनको भेज रहे हैं, और वो लोग उसी रॉ मटेरियल का फिनिश गुड बनाकर अपन को यहाँ दे रहे हैं, वो भी ड्यूटी फ्री. तो दे वर जस्ट डूइंग व्हाट, डोमेस्टिक मार्केट को वो खत्म करने की कोशिश कर रहे थे. तो इस कारण से उनकी टैक्सेशन पॉलिसीज जो उन लोगों ने खुद ने बनाई जस्ट टू इन्फ्लुएंस द डोमेस्टिक मार्केट, इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज अफेक्टिंग, राइट. उसके बाद में अभी उन लोगों ने मशीनरी के प्रोडक्ट्स बेचने चालू कर दिए चीप रेट्स पे. अभी उन लोगों ने क्या किया कि जब फिनिश गुड बनाने लगे ना वो, तो दे वर स्टार्टिंग यूजिंग मशीनरीज. अभी अपने यहाँ पे तो क्या था कि यहाँ पे जो लोग थे, हैंडमेड और मशीनरी का तो एनीवे कोई कंपैरिजन होता नहीं है, तो कॉस्ट में फर्क तो बहुत आ जाता है, टाइम में फर्क आ जाता है, कॉस्ट में फर्क आ जाता है. तो व्हाट डिड दे डू कि जो अपन लोग को इंपोर्ट करवा रहे थे वो लोग, वो मशीनरी प्रोडक्ट्स थे, तो एकदम से कंपटीशन बढ़ गया. क्यों? और इस कंपटीशन के बढ़ने के कारण चीजों में डिमांड भी बढ़ गई. सडन डिमांड जो थी वो शिफ्ट हो गई, क्योंकि अपन लोग कम कॉस्ट पे बाहर से सामान लेकर आ रहे हैं जो कि मशीन से बना हुआ है. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल सेक्टर है, दैट वुड अफेक्ट ऑटोमेटिकली. तो उस कारण से जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स थी उनकी डिमांड बढ़ गई, और उन लोगों ने इस तरीके से डिमांड को भी बहुत ज्यादा, डिमांड जो थी वो अपनी तरफ कर ली. साथ में उन लोगों ने कंपटीशन इस तरीके से बढ़ा दिया कि देयर वाज नो कंपटीशन, एकदम मोनोपोली टाइप सिस्टम कर दिया उन लोगों ने, ठीक है. अदर देन दैट उन्होंने रेलवेज इंट्रोड्यूस किए. अभी रेलवे तो अभी चलो ठीक है, अभी तो अपन को बहुत फायदा होता रहता है, लेकिन व्हाट डिड दे डू, उस टाइम पे उन्हीं रेलवे से उन्होंने अपने ही सामान ट्रांसपोर्ट करवाने शुरू कर दिए. और इसी तरीके से उनके जो भी फाइनल गुड्स थे वो अपने तक पहुंचाने के लिए दे इंट्रोड्यूस द रेलवेज, और इन दैट प्रोसेस उन्हीं को बेनिफिट हो रहा था, अपना ही इंडस्ट्रियल सेक्टर अफेक्ट हो रहा था इन सब के कारण, क्योंकि ट्रांसपोर्ट भी बहुत उन्होंने ईजी कर दिया, उन्होंने कॉम्पिटिशन बढ़ा दिया, मशीनरी का यूज करवाने लग गए वो लोग. तो इन शॉर्ट व्हाट हैपेंड, अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत अफेक्ट हो गया, राइट. अभी विल सी द फॉरेन ट्रेड कि इस पीरियड में फॉरेन ट्रेड क्या मचा रहा था, ठीक है, वो अपन को देखना है. सो बेसिकली व्हाट हैपेंड कि उन लोगों ने
एक्सपोर्टर्स शुरुआत प्राइमरी प्रोडक्ट्स क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है एज यू ऑल नो, ठीक है। तो अपन लोग जो थे वो उनको एक्सपोर्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल, उसके बाद में वो लोग अपन को इंपोर्ट करवा रहे थे ये फाइनल गुड्स उसी रॉ मटेरियल से बना के। अभी उससे क्या हुआ, उन्होंने एक मोनोपोली, जिसको हिंदी में एकाधिकार बोलते हैं, मतलब कि जो करेंगे वो हम ही करेंगे, आप सिर्फ हमें सामान दे दो। जैसे कि एज आई सेड, अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि जो पढ़ाना है वो मैं ही पढ़ाऊंगी, आप बस अपना टॉपिक्स बता दो, तो अभी आप मेरे पे इतने डिपेंडेंट हो जाओगे कि किसी और को देख भी नहीं पाओगे, ठीक है। उसी तरीके से व्हाट विल हैपन कि फॉरेन ट्रेड में उन्होंने अपनी मोनोपोली जमा ली, ठीक है। और जो भी सरप्लस होता था, ऑल्दो वी वर इन सरप्लस, अभी आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड पता होगा और बाकी अपन कवर भी करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है जब आपके एक्सपोर्ट्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं इम्पोर्ट से, मतलब आप ज्यादा भेज रहे हैं लोगों को और इम्पोर्ट कम कर रहे हैं। तो अपने केस में यही था, लेकिन ये बहुत बेनिफिशियल था टू दी ब्रिटिशर्स ओनली। व्हाई? बिकॉज अपन तो रॉ मटेरियल भेज रहे हैं और वो अपने मार्केट पे डोमिनेंस लगा रहे हैं, डोमिनेंट बिहेवियर दिखा रहे हैं अपना, और उसको धीरे 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 बिल्कुल फिनिश कर, मतलब द मार्केट वाज ऑन द पेस ऑफ डिक्लाइनिंग ओनली एंड द इकोनॉमी वाज डिक्लाइनिंग डे बाय डे, ठीक है। इतना स्टेगनेंट इकोनॉमी का बिहेवियर हो गया था सिर्फ इन लोगों की वजह से। तो क्या मतलब है, अगर अपना बीओटी जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो ज्यादा भी होता है, तो अगर अपन लोग सरप्लस में भी थे बट स्टिल इट वाज नॉट हैपनिंग। सो बेसिकली ये चीजें थी, उन लोगों ने फॉरेन ट्रेड में भी बिल्कुल अच्छे से अपनी मोनोपोली जमा दी, एंड दैट्स हाउ दे वर एक्सप्लॉइटेटिव, दे वर डोमिनेटिंग द इंडियन इकोनॉमी एंड दे एक्चुअली ruined एवरीथिंग। जो भी अपने पास में अच्छा जो भी चल रहा था, दे हैव ruined everything, ओके। एंड अपन लोगों को बहुत खतरनाक एक्सप्लॉइट किया उन लोगों ने ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तब ये सब कुछ चल रहा था, एंड अभी आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत इजीली अच्छे से याद रखने हैं, भूलना नहीं है। इसी को आपको इजीली आप यू कैन एक्सप्लेन, जस्ट रीड योर बुक, जस्ट एक बार थोड़ा सा बुक में रीड कर लीजिए, ये सारे पॉइंट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे, तो आपको एक्सप्लेन कैसे करना है वो मालूम पड़ जाएगा। अदर देन दैट आपको बस ये चीजें इसी तरीके से याद रखनी है कि एग्रीकल्चर कैसे एक्सप्लॉइट किया, फॉरेन कैसे एक्सप्लॉइट किया, इंडस्ट्री में क्या हालत कर दी उन लोगों ने, और जो भी इन्होंने ट्रिक्स लगाई है वो आपको इसी तरीके से याद रखनी है, एंड दैट्स हाउ इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू राइट एन आंसर, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स आप बता सकते हैं बहुत इजीली ऑन। उसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आई विल बी टेलिंग यू अबाउट दी अदर फैक्टर्स। अभी फॉरेन ट्रेड पांचवा हो गया, अभी 2 और हैं, ठीक है। तो वो आई विल बी डीलिंग एंड देन द चैप्टर विल बी finished. All right, so tab tak please, if you have any doubt, write me on the comment section. You can DM me as well, and if you have any doubt or if you need any specific classes or videos, you can tell me on the comment section. I'll definitely make for you. No, don't worry about that, ठीक है। तो कुछ भी आपको लगे in commerce or humanity stream, you can directly tell me, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं, आप डीएम कर सकते हैं और इंस्टाग्राम, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।